Hello friends, good evening. Welcome back to your channel Unacademy Gate C. I hope everyone is doing great as usual. और हम लोग ने लास्ट क्लास तक कवर कर लिया है कैलकुलस का डिफरेंशियल और इंटीग्रल पोर्शन, ठीक है। बड़े ही शानदार अंदाज में हम लोग ने पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस जिसमें हमने लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स, मैक्सिमम मिनिमम सिंगल वेरिएबल का और डबल वेरिएबल का, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन, होमोजेनियस फंक्शन, यूलर थ्योरम, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिए हैं डिफरेंशियल में। और इंटीग्रल में भी हमने काफी सारा बेसिक इंटीग्रेशन कवर कर लिया है, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब हमने कवर कर लिया है। तो आई होप तुम लोगों को सब कुछ अच्छे समझ में आ गया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अपनी क्लास को बेहतरीन ढंग से शुरू करते हैं, आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। क्या शुरू करने वाले बच्चों? वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस शुरू करेंगे बड़े ही शानदार तरीके से, ठीक है। उससे पहले जल्दी सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दो क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप लोग अच्छे से आ रहा है। ओके, आई होप तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो, बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। ओके, ठीक है सर। तो जल्दी से कमेंट कर दो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दिवालियों की छुट्टियां हो गई तुम लोग की खत्म, दिवाली तुम्हारी हो गई है कल, ठीक है। आप जल्दी से फेस्टिविटीज के मूड से बाहर आ जाओ और पढ़ाई में लग जाओ, पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। तो आज हम लोग बेटर खेल को शुरू करेंगे। उससे पहले जितने भी मेरे नए दोस्त हैं उनको मैं जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं मेरा नाम चेतन सक्सेना है और मेरी बेस्ट ग्रेड रैंक 55 है और 301 है। मैं एक्सपर्ट हूँ गेट, ईएससी और जितने भी आपके टेक्निकल एग्जाम से सिविल रिलेटेड, चाहे वो जेई का हो चाहे ई का हो। और मैंने अपना मास्टर्स आईआईटी रुड़की से कर रखा है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। लगातार 4 बार मैंने गेट निकाला हुआ है, हर बार एक टॉप रैंक के साथ, और बेस्ट गेट स्कोर मेरा 902 है। और गेट में टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 3 साल से ऊपर का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सब्जेक्ट्स मैं इन सब में कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। आपके स्ट्रक्चर हो गए, डायनामिक्स हो गया, कंक्रीट, स्टील, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज वगैरह, ठीक है। और मैथ्स तो मेरा प्यार है, आप सबको पता ही है। और CS10 मेरा कोड है। CS10 कोड आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आप लोग को प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो, ठीक है। जो कि बहुत ही बेहतरीन सुविधा वाला एक सर्विस है, जिससे आप लोग घर बैठे बैठे एकदम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी चीजें आप लोग को मिलती थी सब कुछ आपको घर बैठे बैठे मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। और मोस्ट वेरीफाइड एजुकेटर्स से इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो सारे आप लोग को प्लस और आइकॉनिक में बढ़िया ढंग से पढ़ा रहे हैं। ओके, प्लस में आपको पता है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, सब कुछ है। टेस्ट वगैरह है, टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश में बैचेस है, हिंदी बैचेस है, डाउट सॉल्व होते हैं आपके 1-on-1 लाइव, है ना। तो सब कुछ है यहाँ पे। और जिन बच्चों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए, जिन बच्चों को प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल भी चाहिए, जिन बच्चों को एक पर्सनल कोच चाहिए जो उनको बराबर गाइड कर सके, कब सोना है, कब जगना है, कब पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, किस चीज को कितनी बार रिवाइज करना है, तो हर एक चीज आपका पर्सनल कोच आपको बता देगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को एकदम ही टेंशन फ्री हो जाना है और सारे स्टेप हम लोग को ले लेने हैं, तो आप लोग पर्सनल कोच ले सकते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। स्टडी प्लान हो जाएगी आपकी, तो आप देख सकते हैं जो भी आपको सूटेबल हो, ठीक है। यही बात अगर हम लोग करते हैं तो प्लस की जो आपकी फीस है बेटा वो आपको पता है, वो आपकी 1 साल की है 27225 कोड लगाने के बाद, वरना 30,000 पड़ जाएगी। तो कोड बहुत ध्यान से याद रखो, मेरा कोड है CS10, ठीक है। CS10 कोड है, आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा मैक्सिमम। उसके बाद आपकी 1.5 साल की फीस है बेटा कितनी, 34,650। और 2 साल की फीस आपकी है 39,600, ठीक है। ये आपकी 3 फीस है जो आप लोग देख सकते हैं, 1 साल की, 1.5 साल की और 2 साल की, ठीक है। ऐसे आइकॉनिक भी आप देख लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल में देखो बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं। कंप्लीट पैकेज हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेटा, जितना भी हम लोग से हो पाए। हम लोग एजुकेशन को कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बच्चों तक पहुंच सके, तो काफी मेहनत हो रही है यहाँ पे। आप लेक्चर्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप उसको विजिट करके अच्छे से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और आप लोग सारे बच्चे मुझे फटाफट से अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो कर लो, क्यों? ताकि आप लोग को जो मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। सैटरडे संडे को मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूँ आप लोग को मैथ्स के, तो वो सब क्वेश्चंस आप लोग अवेल कर सकते हैं यहाँ पे ऐप में, ठीक है। और मेरी प्रोफाइल आप देख सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है चेतन सक्सेना, मुझे सर्च कर लेंगे आप लोग अनअकैडमी के ऐप पे। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। अब हम लोग बेहतरीन ढंग से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और हाँ, जिन बच्चों को इस लेक्चर की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, मैं टाइम टू टाइम सारी पीडीएफ कंबाइन करके आप लोग को भेजता रहता हूँ। ओके, सर्च कर लेना, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की बेहतरीन क्लास को, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर के बेसिक्स। वेक्टर के बेसिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग शुरू करने वाले हैं बड़े ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो बहुत ध्यान देना, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस शुरू हो रहा है, वेक्टर कैलकुलस शुरू हो रहा है। सर इसमें क्या क्या कवर करेंगे, कैसे कैसे कवर करेंगे, पहले हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक तुमने जो हमने कैलकुलस पढ़ी थी, उस कैलकुलस में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हमारा डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है, वो हमने कवर कर लिया है। उसके बाद जो हमारा इंटीग्रल कैलकुलस है, जिसमें हमारा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, चाहे वो डबल हो चाहे मल्टीपल हो, वो हमने अच्छे से कवर कर लिया है।
और अब हम लोग कवर करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हम लोग वेक्टर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस के अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस के अंदर बेटा तुम यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले हम वेक्टर के बेसिक्स पढ़ेंगे। वेक्टर के बेसिक्स पढ़ेंगे। वेक्टर के बेसिक्स में क्या क्या पढ़ना है? बेसिक हमारा जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तुमने, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, क्या होता है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिक जितनी चीजें हैं, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम कैसे निकलता है, रेक्टेंगल लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, वेक्टर होता क्या है, क्या जरूरत पड़ती है, तो सारे जो बेसिक्स हमारे वेक्टर के हैं जो क्लास 12th में हम लोग को पढ़ाए जाते थे, जो हम लोग भूल चुके हैं, उसको एक बार हम लोग आज रिवाइज करेंगे। उसके बाद क्लास 12th के हमारे ये दो टॉपिक हैं, स्ट्रेट लाइंस और 3D प्लेन्स। स्ट्रेट लाइन और 3D प्लेन्स इनको भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इस पे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस और 3D प्लेन्स को हम लोग आज ही कवर कर लेंगे। तो ये दोनों टॉपिक हमारे आज कवर हो जाएंगे। ओके, कोशिश करेंगे हम लोग इसको पूरा खत्म कर लें। उसके बाद हम वेक्टर कैलकुलस के अंदर हम पढ़ेंगे पहले वेक्टर डिफरेंशिएशन। पहले बच्चों लोग पढ़ने वाले वेक्टर डिफरेंशिएशन। सर वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर आते हैं हमारे 3 मेजर टॉपिक्स, जिसका नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल सिंपल अपने ऑपरेटर होते हैं। कुछ इसका यूज होता है, क्या होता है और यूज क्या होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पे काफी सारी चीजें देखेंगे कि सर हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये सब क्या होता है, और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल निकाल के हम लोग क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं और क्या जरूरत पड़ रही है इनकी मैथमेटिक्स में। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, तुमको दिख रहा होगा स्क्रीन, वेक्टर इंटीग्रेशन लिखा है। वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर हमें पढ़ना है लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेटा लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, हम इंटीग्रेशन अलोंग द लाइन कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन अलोंग द सरफेस कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन अलोंग द वॉल्यूम कर सकते हैं। तो वो हम इंटीग्रेशन देखेंगे सर आखिर में इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, और प्रॉपर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। प्रॉपर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, यस और नो? बिल्कुल सर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमारे 2-3 थ्योरम है जो एंड में लोग पढ़ने हैं, जो इंटीग्रेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिससे लाइन को सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हो, सरफेस से तुम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब कुछ थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये दोनों एक ही थ्योरम है, इसको हम लोग अच्छे से डील कर लेंगे तो मैं बहुत कुछ अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक चीज को फिजिकली इंटरप्रेट करके तुमको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं, ताकि तुमको बहुत अच्छे से समझ में आए और तुम अच्छे से उसको कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वेक्टर का बेसिक्स, वेक्टर्स का बेसिक्स। क्लास शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जरा सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, जरा सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और तब तक जरा सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए वेक्टर क्या होता है। जरा देखूं मैं आप लोगों को क्या याद आ रहा है, वेक्टर क्या होता है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ रखा है ना? कमेंट करो भाई, कमेंट करो व्हाट इज वेक्टर, फिर हम लोग बेसिक्स शुरू करते हैं अपने। तो व्हाट इज वेक्टर जरा हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छे यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि वेक्टर सर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। क्यों भाई? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है। पढ़ रखा होगा तुमने, तुमने जरूर सुन रखा है ना? यस और नो? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सुन रखा होगा। बहुत ही आसान सी चीज है, कुछ भी इसमें खास नहीं है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, तो हमने यहाँ से बोला कि हम ए से बी गए और 5 यूनिट्स हमने ट्रेवल किया। लेट अस सपोज हमने 5 यूनिट्स ट्रेवल किया इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये लिखा हुआ है हमारा क्या, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, देखते चलना है, यहाँ पे ये लिखा है हमारा नॉर्थ ईस्ट। चलिए ओके सर। अब तुमने यहाँ डायरेक्शन बता दिया यार, तुमने यहाँ डायरेक्शन बता दिया। अगर तुम यहाँ डायरेक्शन बता दोगे तो तुम्हारा ये वेक्टर बन जाएगा। और अगर तुम यहाँ डायरेक्शन नहीं बताओगे और तुम बोलोगे सिर्फ 5 यूनिट्स, ए बी की जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट्स है, तो हमारा वेक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब 5 यूनिट्स डिस्टेंस, और फ्रॉम ए टू बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो हमें मिलता है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा सर कैसे डिनोट करते हैं? जैसे मान लो तुमने ए को बी से जोड़ा, तो यहाँ तुम लिखोगे ए बी और उसके ऊपर ऐसे एक एरो बनाओगे, ए बी उसके ऊपर एक एरो बनाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा वेक्टर। ये हमारा बन जाएगा वेक्टर। ओके सर, फिर हम अपने वेक्टर को लिखते कैसे हैं? हम अपने वेक्टर को कैसे लिखते हैं? हम यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर लेते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर उसी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, 1। ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड, लेट अस सपोज दैट ये जो हमने वेक्टर लिया है ए बी, इसकी लेंथ 5 है, 5 यूनिट्स है ना, 5 यूनिट्स है। तो ये हमारा वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर हो गया। तो ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 5।
यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 5, यूनिट वेक्टर हमको डायरेक्शन देगा, यूनिट वेक्टर हमको डायरेक्शन देगा, और अगर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम डायरेक्शन को, अपने डायरेक्शन वाले वेक्टर को, डायरेक्शनल वेक्टर को अगर हम मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं। और एक बात और है, अगर तुमको टोटल वेक्टर दिया हुआ है भाई, अगर तुमको टोटल वेक्टर दिया हुआ है और तुमको यूनिट वेक्टर निकालना है, अगर तुमको टोटल वेक्टर दिया है और अगर तुमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे, टोटल वेक्टर को बताओ भाई, टोटल वेक्टर को तुम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो तुमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, यस और नो। यूनिट वेक्टर का निकालना है तो क्या करो, टोटल वेक्टर को तुम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो तुमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तब भी बात वही है ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ, ये बात समझ में आ रही है, इजी है कि नहीं बताओ, इसमें कुछ भी बहुत खास है, कुछ भी खास नहीं है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, सिंपल सी बात है। तो हम बात समझ में आ गई सर हमको, आप जो समझाना चाह रहे हो समझ चुके हैं। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड बताता है, ये जो बार में ऐसे लिखा है तो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये हमको डायरेक्शन बता रहा है, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा कोई भी वेक्टर हो उसके डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर होगा, और यूनिट वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब लेंथ या मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको टोटल वेक्टर मिल जाएगा। ओके, बिल्कुल समझ गए। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना होता है 1। अगर मान लो ए हमारा ए कैप, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, ए कैप से। यूनिट वेक्टर को डिनोट किससे किया जाता है, ए कैप से, ठीक है। और एग्जाम में देखो क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, तुम्हें इतना होशियार होना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो तुम्हें कोई वेक्टर अगर दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो तुम इस लायक होने चाहिए कि तुम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सको, तुम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सको, तुम्हें ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे सर हम लोग यहाँ पे, क्या करने वाले हैं, हमको मान लो वेक्टर दिया है ए कैप, ए वेक्टर दिया है हमको 2i 3j प्लस 6k। अब सीधी सी बात है, मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है सर, अगर मुझको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे, यस और नो। 2 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बेटा कितना आ गया, 7 आ गया, मैग्नीट्यूड हमारा 7 आ गया, यस और नो, मैग्नीट्यूड हमारा 7 आ गया, यस और नो। तो हम क्या करेंगे फिर, हम इस वेक्टर को, इस पूरे वेक्टर को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, इस पूरे वेक्टर को 7 से डिवाइड कर देंगे, यस और नो। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे अपना यूनिट वेक्टर, यहां से हमारा निकल जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो ए वेक्टर तुमको दिया है, तुमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा हमारा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, जो कि हमारा 7 हो जाएगा। तो हम अपने वेक्टर को यूनिट मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप 6k कैप को 7 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, 2/7 3/7 6/7, ठीक है। बन गया हमारा सिंपल सा यूनिट वेक्टर, यस और नो, यस और नो कमेंट कर दो, ठीक है भाई। ठीक, तो यूनिट वेक्टर तुम सीख चुके हो, और ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ठीक है, फॉर्मूला याद रखने के सब लोग, क्लियर। अब बात करते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। अब बात होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है। इसमें क्या देखना है सर हमको, सर हमारे दो वेक्टर हैं, एक हमारा वेक्टर ए है और दूसरा हमारा वेक्टर बी है। हम यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, फ्रॉम वेक्टर ए से लेके फ्रॉम वेक्टर बी, तो पहले ए फिर बी। तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है सर, वो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब ये है सर, जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ए और ए प्लस बी आ रहा है। क्यों ऐसा, तुमको पॉइंट ए से बी जाना है यार, तो तुम चाहे ऐसे जाओ, चाहे तुम ऐसे जाओ, चाहे तुम ऐसे चले जाओ, चाहे तुम ऐसे चले जाओ, भाई तुमको ए से बी जाना है, तुम कैसे भी जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो सिंपल, यहाँ पे डिस्टेंस का सम नहीं हुआ है भाई, यहाँ मैग्नीट्यूड का सम नहीं हुआ है, डिस्टेंस का सम नहीं हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल में सम हुआ है किसका, वेक्टर का। वेक्टर मतलब फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जाना है, तो चाहे इस तरह से ट्राइंगल के थ्रू जाओ, दो साइड्स के थ्रू, या ऐसे चले जाओ, या सीधे ये चले जाओ, तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। और अगर इसी बी को तुम माइनस भी कर दोगे, इसी बी को बेटा तुम माइनस भी कर दोगे, तो हमारा रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ देखो क्या होगा हमारा, पैरेललोग्राम लॉ क्या होगा, देखो उसमें कुछ नहीं करना है, पैरेललोग्राम लॉ कुछ नहीं है, तुम ये जो वेक्टर है हमारा, इसको तुम यहाँ भी लिख सकते हो, यस और नो। यही वाला जो वेक्टर हमारा है, इसको तुम यहाँ भी लिख सकते हो, यस और नो। यही वाले वेक्टर को तुम यहाँ लिख सकते हो, यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो अगर तुम इस वेक्टर को यहाँ पे लिख लोगे मेरे भाई, तो ये तुम्हारा बी बन जाएगा, तब भी तो तुम्हारा ए प्लस बी आ रहेगा,
तब तुम यहाँ पे पैरेललोग्राम को एनक्लोज कर दोगे। इसको देखो हम लोग यहाँ पे एक अलग डायग्राम में देख रहे हैं। इस डायग्राम में देखो, ये हमारा मान लो ए है, ये मान लो हमारा बी है, तो हमारी जो डायगोनल होती है वो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, वो जो डायगोनल हमारी होगी वो रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो तब भी हमारा r इज इक्वल टू ए प्लस बी रहेगा, लेकिन इसको हम लोग पैरेललोग्राम लो बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी वो पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारी दो साइड है ए और बी वो ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ, और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक। बस बात सर यहाँ इतनी सी है, बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि हमारा ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ हमको समझ में आ गया, जिसमें पैरेललोग्राम की साइड्स को ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ट्राइंगल की साइड्स को ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा हमको, ठीक है। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि तुम अगर पॉइंट ए से बी जा रहे हो तो तुम चाहे ऐसे जाओ चाहे कैसे जाओ, रिजल्टेंट तुमको ए प्लस बी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चाहे तुम डायरेक्टली ऐसे पहुंच जाओ आर लिख दो, चाहे तुम ऐसे लिख जाओ ए बी लिख दो, चाहे तुम ए बी सी डी इस तरह कर दो, चार बार को जोड़ दो, तो रिजल्टेंट हमारा ए प्लस बी प्लस सी डी हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से वहां जाना है, चाहे तुम ऐसे जाओ, चाहे तुम दो वेक्टर जोड़ो, चाहे तुम चार वेक्टर को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब सर आप हमें बताइए वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, समझने की कोशिश करना है, ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, फोकस करो यहाँ पे फुल। सर ये हमारा यहाँ पे मान लीजिए, लेट अस सपोज दैट ये हमारा एक वेक्टर है, लेट अस सपोज दैट ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। पहले तो जरा पोजीशन वेक्टर समझो यार, तुमको पहले समझ आना चाहिए व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। मेरे भाई पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता है, किसी पॉइंट को अगर तुम ओरिजिन से जोड़ दोगे, किसी पॉइंट को अगर तुम ओरिजिन से जोड़ दोगे तो उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हमारा पॉइंट ए था, तो हमने सर ए पॉइंट को हमने यहाँ पे जोड़ दिया ओ से, तो हम बोलेंगे जो ओ ए वेक्टर बना है, जो ओ ए वेक्टर बना है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ऐसे तुमने बी पॉइंट को ओ से जोड़ दिया तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर का मतलब कुछ नहीं, किसी पॉइंट को आप ओरिजिन से जोड़ दीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। देखो यहाँ पे मैं एक रूल लिख रहा हूँ सिंपल सा, अगर मान लो हमारा पॉइंट ए है, उसका नाम है a1 a2 a3, पॉइंट ए है उसका नाम है a1 a2 a3, और हमारा पॉइंट बी उसका नाम है b1 b2 b3, अरे जैसे xyz होता है ना भाई, वैसे ही है ना। तो अगर तुमको उनको तुम्हें उनका निकालना है वेक्टर, ठीक है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का वेक्टर निकालना है, ए और बी है, तो तुम क्या करोगे, b माइनस ए करोगे। ऐसा क्यों, जरा यहाँ पे समझते हैं, ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हमारा ए बी वेक्टर था यार, ए बी वेक्टर था, तो इसमें जरा ट्राइंगल लॉ लगाओ, ए बी वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन है, ए बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन इस साइड है ना, यस और नो। हाँ सर ये तो सही बोल रहे हैं आप, ए बी का मतलब इधर से इधर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो अब तुम देखो ये तुम्हारा ओ ए वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर है, और ये तुम्हारा ए बी वेक्टर है, तो देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर हमारा बन जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर हमारा बन जाएगा क्या, ओ बी वेक्टर। कैसे, ट्राइंगल लॉ जो हमने अभी पढ़ा है पीछे, तुम ओ से बी जा रहे हो, पहले ए जाओ फिर इधर जाओ, तो ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, सीधे सीधे ए बी, सीधे सीधे ओ बी, है ना। तो बताओ ए बी क्या हुआ, ए बी के यहाँ से क्या हो गया, ओ बी माइनस ओ ए, तो मैंने ए बी को क्या लिख दिया, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। और ओ बी क्या हो जाएगा सर, ओ बी हमारा होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर का मतलब कुछ नहीं, किसी पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दोगे तो उसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। बहुत ही आसान सी बात है ये, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मैं सिखा रहा हूँ, मैं ये तुमको पता भी होगा पहले से। तो लेट अस सपोज दैट हमारे दो पॉइंट है, एक का नाम है 1,1,1 और दूसरे का ये पॉइंट ए मान लो, और एक दूसरा पॉइंट बी है जिसका नाम है 2,-1,3। अब हमको वेक्टर ए बी निकालना है जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रहा है, हमको वेक्टर ए बी निकाल इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे, हम ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ लिया है अगर हमको ए से बी का वेक्टर चाहिए तो बी वेक्टर को, बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को और ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दीजिए सर। तो क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, हम बी में से ए को माइनस करेंगे, मतलब 2 में से पहले 1 को माइनस करेंगे, बी में से ए को, 2 में से 1 माइनस करेंगे, फिर -1 में से 1 को माइनस करेंगे, फिर 3 में से 1 को माइनस करेंगे, समझ पा रहे हो। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, -1 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे और आंसर लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, 2-1 आई कैप प्लस -1 जे कैप प्लस 3-1 के कैप, तो आंसर निकल के आ गया आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप। बात समझ में आई सर, बिल्कुल समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हमारा बन गया ए बी वेक्टर, ये हमारा बन गया ए बी वेक्टर, हमने यहाँ पे ए से बी को जोड़ दिया सीधे सीधे, ए बी वेक्टर बनके निकल के आ गया। तो अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, देखो तुमको एक बात समझ में आई यहाँ पे, ये बात ये समझ में आ रही है कि जब वेक्टर हम बनाते हैं तो वेक्टर हमारे क्या होते हैं सर,
दो पॉइंट को जोड़ने से बनते हैं, हमारे स्पेस में दो पॉइंट को जोड़ने से हमारा वेक्टर बनता है। हाँ सर, ये बात तो हमको समझ में आई। अब वो दो पॉइंट कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो क्या पता उनमें से एक पॉइंट ओरिजिन हो। अगर उनमें से एक पॉइंट ओरिजिन हुआ तो दूसरा जो पॉइंट है हम बोलते हैं उस दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया। और अगर दो पॉइंट कोई भी रैंडम है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, तो हमारा वो नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा, तब हम उसको पोजीशन वेक्टर नहीं बोलेंगे। पोजीशन वेक्टर हमेशा सिर्फ किसी पॉइंट को बताया जाता है, जब उस पॉइंट को हम ओरिजिन से जोड़ते हैं और सीधे सीधे लिंक करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें OA निकालना है, OA वेक्टर निकालना है, तो ए वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है और जो 0 0 0 ओरिजिन कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर दो तो तुम्हें OA मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स निकालते हैं। अब जरा एक बात और सुनो, अब जरा बात एक और सुनो, बड़ी कमाल की बताने जा रहा हूँ पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। देखो मेरे भाई, पैरेलल वेक्टर्स स्पेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम इधर आई कैप, देखो सबको पता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को बोलते हैं आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस को बोलते हैं जे कैप, और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस को बोलते हैं के कैप। ओके सर, ये तो हम लोग को पता ही है। अब अगर मान लो तुम्हारा कोई वेक्टर है, मान लो तुम्हारा कोई वेक्टर है, ठीक है, और इसका नाम जैसे मान लेते हैं हम लोग 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ऐसा है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में आप 2 टाइम्स बढ़े, एक्स डायरेक्शन में आप 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर बढ़े। पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग 2 टाइम्स बढ़े, फिर वाई एक्सिस में 1 टाइम बढ़े, और जेड में -1 बढ़े, और आपने जोड़ दिया इसको। अब ये वेक्टर बन गया, मान लो लेट अस सपोज ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कुछ ये है। अब मेरे स्पेस में 2i और माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के, वैसे कई सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, और इनको माइनस करने से इस पॉइंट को इस पॉइंट से माइनस करने से एक वेक्टर मिला। यहाँ भी ये वेक्टर है, यहाँ भी 2i प्लस जे माइनस के, यहाँ भी 2i, यहाँ भी 2i प्लस जे माइनस के, यहाँ भी 2i प्लस जे माइनस के, यहाँ भी 2i। तो ऐसे कई सारे पैरेलल वेक्टर्स यहाँ दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इसी के साथ कई सारे पैरेलल। लेकिन हाँ सुनो, अगर तुमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, अगर तुम पैरेलल रख के डायरेक्शन तुमने चेंज कर दिया, तो तुरंत ये 2i प्लस जे कुछ और हो जाएगा, तुरंत ये 2i है ना। लेकिन अगर तुम इसको पैरेलल रखे हो, तुम यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं भी रखो, कहीं भी इसको ट्रांसलेट करो, हमेशा 2i प्लस जे माइनस के रहेगा। कोई भी दो पॉइंट को माइनस करने से निकल सकता है। तुम बताओ 2i, किसी को दो पॉइंट को माइनस, तुम 4 - 2 कर लो, 3 - 1 कर लो, 5 - 3 कर लो, है ना, 2i तो हमेशा निकल आएगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स से हमारे वेक्टर्स निकल के आते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे पॉइंट से वेक्टर्स हमारे निकल के आते हैं, ठीक है, सेम वेक्टर, लेकिन सारे आपस में पैरेलल होंगे। जैसे देखो, इस b को मैंने यहाँ क्यों लिख दिया, क्योंकि सर आपने बोला ये b है, तो b को आप ट्रांसलेट करके यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, हमारा वेक्टर ट्रांसलेट हो सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा सर, ये बात हमको अच्छी लगी आपकी, ये बात आप कहना चाह रहे हैं मतलब कि अगर कोई वेक्टर है तो उसके पैरेलल में वही वेक्टर बहुत सारे हैं, उसके पैरेलल वही वेक्टर बहुत सारे हैं, आप उसको कहीं और भी लिख सकते हैं, उसी वेक्टर को आप कहीं और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग और इनिशियल और टर्मिनेशन पॉइंट है, जो इनिशियल स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट है, वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब सर पैरेलल वेक्टर क्या होता है यार, पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है मेरे भाई, ये तो तुमको पता ही होगा। जैसे मान लो ये हमारा एक वेक्टर है, लेट अस सपोज दैट हमारा एक वेक्टर है, वही लेते हैं, ठीक है। तो इसके पैरेलल अगर कोई वेक्टर होगा तो ऑब्वियसली इसका 2 गुना या 4 गुना इस तरह से कुछ होगा। अब हमको पता है, मान लो हमारा 2i प्लस जे इस तरह से है, लेट अस सपोज दैट ये हमारा वेक्टर है, तो इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा वो ऐसा ही होगा, उसका मैग्नीट्यूड बस चेंज हो जाएगा। लेट अस सपोज दैट ये हमारा ए वेक्टर है, लेट अस सपोज हमारा ए वेक्टर है, और जो हमारा बी वेक्टर है वो भी इसके पैरेलल है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो 5 गुना है, 5 गुना है, तो यहाँ पे 10i प्लस 5j माइनस के लिखा होगा कि नहीं, -5k, 5 गुना कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ लिख सकते हैं सर b इज इक्वल टू 5 टाइम्स a। सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क आया, सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क आया, लेकिन डायरेक्शन सर एक ही है, डायरेक्शन एक ही है। लेंथ बदल सकती है, लेंथ बदल सकती है, लेकिन डायरेक्शन एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहाँ लिखना चाहेंगे सर कि पैरेलल वेक्टर्स ऐसे होते हैं जब a इज इक्वल टू लेमडा भी होता है, लेमडा बताता है कि उनमें मैग्नीट्यूड का कितना फर्क है, मैग्नीट्यूड में कितना टाइम्स फर्क आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर समझ गए। लेकिन मेरे भाई एक बात सुनो, एक बात समझो, अगर तुम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हो तो तुम ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, यूनिट वेक्टर इधर आएगा और यहाँ भी यूनिट वेक्टर इधर आएगा, ठीक है। बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा बी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सेम रहेगा यार, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम रहेगा, बट दोनों का यूनिट वेक्टर सेम रहेगा, बट उनका जो मैग्नीट्यूड अलग रहेगा, तो उसलिए हम ए को ए इज इक्वल टू लेमडा भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू लेमडा भी, दोनों को एक दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस और नो समझ में आ गया होगा, इजी बात है, ये हमारा हो गया पैरेलल वेक्टर, ठीक है। ओके सर, अब हम लोग पढ़ते हैं सर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को, कि सर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। आई होप तुमको अब बेसिक वेक्टर समझ में आ गया, वेक्टर होता क्या है, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं तुम समझ चुके हो। और तुम यहाँ पे समझ चुके हो कि दो वेक्टर को, जब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो उससे वेक्टर को कैसे बनाते हैं, जब दो पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उससे वेक्टर हमारा कैसे बनता है, ठीक है। ओके सर,
तो अब हम शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखो बचपन में तुमने पढ़ रखा होगा कि हमारे दो वेक्टर्स हैं ए और दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है थीटा। एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल कितना थीटा। ओके सर, हम ए डॉट बी अगर निकालेंगे ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए टू बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए टू बी वेक्टर, है ना। ए और बी के बीच में थीटा जो वेक्टर है वो हमारा हो जाएगा cos थीटा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। और डॉट प्रोडक्ट हमको देता है स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू देता है हमको, वेक्टर आंसर नहीं देता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। ओके सर, और एक बात जरा समझने की कोशिश करना यहाँ पे, एक बात जरा समझने की कोशिश करना कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, चाहे तुम ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, दोनों सेम आएंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें कुछ भी, ठीक है। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम रहते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर तुमने ऑर्डर चेंज करा तो यहाँ पे माइनस साइन निकल के आ जाता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर होता है। बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर। अच्छा एक बात बताइए सर, आई कैप को आई कैप से अगर इंटू करेंगे, जे को जे कैप से इंटू करेंगे, के को के कैप से इंटू करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1। ऐसा क्यों होता है जरा समझ लेते हैं हम लोग। सर एक्स डायरेक्शन में हमारा आई कैप है, एक्स डायरेक्शन में हमारा आई कैप है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हमने आई डॉट आई किया, तो हमने फॉर्मूला लगाया सर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना हो जाएगा 1, दूसरे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना हो जाएगा 1, और दोनों आई एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों एक्स एक्सिस को फेस कर रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा cos 0, वो भी हो जाएगा 1। तो आई डॉट आई बेटा कितना आ जाएगा 1। यस और नो? सही बात है सर। ऐसे ही जे डॉट जे भी बना जाएगा और के डॉट के भी बना जाएगा। कैसे निकल के आया? सिंपल, हमने फॉर्म लगाया ए डॉट बी का। अरे भाई आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा आई इंटू जे अगर कर देंगे सर, तो आई इंटू जे अगर कर देंगे, आई डॉट जे कर देंगे, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, फिर जे का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। लेकिन आई क्योंकि एक्स के अलोंग है और वाई हमारा जे हमारा जो है वाई के लॉन्ग है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 बेटा कितना होता है 0 होता है। तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सब आपस में परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। फिर अगर हम दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट, दो सेम वेक्टर, बेटा क्या बोला, दो सेम वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, मतलब ए बी को भी ए मान लोगे, तो सीधी बात है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और cos 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम सीधे से लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। यस और नो? जैसे मैंने आप यहाँ पे लिख दिया आर वेक्टर को मैंने आर वेक्टर से डॉट किया, तो क्या लिख दोगे तुम यहाँ पे सीधे सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर। यस और नो? सेम बात, बिना किसी चिंता के सेम बात हो गई, ठीक है सर। ये समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट। फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सर दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालें? बेटा यहाँ देखो cos थीटा दिख रहा है, हाँ सर, तो cos थीटा क्या हो जाएगा a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, और फिर cos इनवर्स कर दो, तुम्हारा एंगल मिल जाएगा, ठीक है। लेट अस सपोज दैट, यहाँ तुम देखना शुरू करो, हमारा एक वेक्टर है मान लो a, वेक्टर a का नाम है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 j कैप, अरे सिंपल 2 3 4 मान लो, कोई नंबर मान लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं तुम a1 a2 a3 मानो, है ना। आराम से देखो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे तुम्हें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। और ऐसे तुम बी वेक्टर को मान लो b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, है ना। ये तुम समझ सकते हो, हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम सर। उसके बाद जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे थीटा निकालने की, तो थीटा हमारा हो गया cos इनवर्स, थीटा हमारा हो गया cos इनवर्स a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। अब जरा देखो, एक इसको इससे डॉट करोगे, जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा, लेकिन i डॉट j और i डॉट k कितना हो जाएगा? देखो तुम पहले इसको इन तीनों से करोगे, तो i डॉट i तो हमारा 1 हो गया, i डॉट j 0 हो गया, i डॉट k 0 हो गया, तो a1 b1 आ गया पहला, a1 b1। फिर तुम इसको तीनों से करोगे 0 होगा, a2 b2 आ जाएगा, a2 b3 0 हो जाएगा। फिर तुम इसको तीनों से करोगे 0 0, a3 b3 ऊपर आ गया, ये डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल आ गया सर समझ में। नीचे हम मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर निकालेंगे, तो अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर करेंगे। मैग्नीट्यूड तो पता ही है तुमको कैसे निकलता है वेक्टर का, है ना, मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लोगे इसका, सिंपल सा, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे हम जरा देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या लिखा है b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर अपॉन b3 का स्क्वायर। सिंपल सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, सिंपल सा cos इनवर्स कर देना, इज इक्वल टू cos इनवर्स भी लगा देना यहाँ पे, तो तुमको मिल जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इजी है ये तो, बहुत इजी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो तुम यहाँ पे सॉल्व ना कर सको, ठीक है। हम लोग अपनी बेसिक चीजों पे जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे ज्यादा। अब बात करते हैं हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी की, अब बात करते हैं हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी की, ठीक है।
ट्राइंगल इनइक्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो देखो तुमको एक बात समझ में आनी चाहिए, एक बात तुमको यहाँ समझ में आनी चाहिए कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो देखो लिखा हुआ है या ग्रेटर देन, सॉरी, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, या थर्ड साइड उन दोनों की सम से हमेशा छोटी होगी, यही ट्राइंगल की इनइक्वालिटी होती है। बड़ी बेसिक सी है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी, ठीक है। तो सर जैसे मान लीजिए हमारी ये दो साइड है और ये हमारी थर्ड साइड है, तो इन दोनों साइड का जब सम करोगे, जैसे मान लो ये हमारी ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, इन दोनों साइड का सम करोगे तो सीधी सी बात है ये सम ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू माय थर्ड साइड, एज कंपेयर टू माय थर्ड साइड। उनका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, बस कोई डायरेक्शन एक्शन नहीं बताया गया, सिर्फ डिस्टेंस लिया गया, ठीक है। और इक्वल भी आ सकता है, इक्वल बेटा लेकिन तब आएंगे जब स्ट्रेट हो जाए, इक्वल तब आएंगे जब स्ट्रेट हो जाए। भाई सीधी सी बात है, अगर मान लो हमारा एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ए और बी वेक्टर अगर लाइन में होंगे तभी तो ए प्लस बी के बराबर होंगे। भाई 2 + 3 तो 5 होगा ना, तो तब हमारा एक पॉइंट ट्राइंगल का दूसरा पॉइंट और ट्राइंगल का तीसरा पॉइंट तीनों एक लाइन में होंगे, तो हम बोलेंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, एक लाइन में आ रहे हैं। जब तक लाइन में नहीं आएंगे तब तक इक्वल नहीं आ सकता। अगर हल्का सा भी उठ गए यहाँ पे, हल्का सा भी हमारा पॉइंट ऊपर चला गया तो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम ज्यादा हो जाएगा और ए बी जो थर्ड साइड है वो कम पड़ जाएगी, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इसका थोड़ा बहुत यूज आ सकता है तुम्हारे में, ठीक है, थोड़ा यूज पूछा सकता है। अगला टॉपिक हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। देखो हमने यहाँ पे बेटा क्या किया था, पहले डॉट प्रोडक्ट किया था जो कि हमको स्केलर क्वांटिटी देता था। अब हम क्या करने वाले हैं सर, हम करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट जो कि हमको देगा एक वेक्टर, जो कि हमको देगा एक वेक्टर, ठीक है सर। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट से जो यील्ड होके आता है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। जब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके अंदर यूनिट वेक्टर भी लगा होगा ताकि हमको डायरेक्शन पता चल सके। जब भी हमें कभी भी डायरेक्शन समझाना होता है तो यूनिट वेक्टर ना आए ऐसा हो नहीं सकता, यूनिट वेक्टर ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता। ओके ठीक है सर। तो देखिए करते क्या है, क्या करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। हम लोग अपने राइट हैंड को यूज करेंगे, सब लोग अपने राइट हैंड को यूज करिए और ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए, ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए, ठीक है। कर्ल करो इस तरह से, मतलब मोड़ दो, सिंपल सी बात। तो ए से बी जब हम जा रहे हैं तो हमारा राइट हैंड का जो थंब है वो किधर डायरेक्शन कर रहा है, वो कर रहा है इस प्लेन में, जिस प्लेन में ए और बी है। मान लो यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ ए और यहाँ बी है। तुम क्या करो, ए से बी जाओ, ए से बी जाओ जिस प्लेन में वो लोग हैं, और ऊपर की तरफ तो मिलेगा ए क्रॉस बी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा तुम्हें ए क्रॉस बी। यस सर, यस सर, यू आर राइट, हमको उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा ए क्रॉस बी। यस सर, ठीक है। अब तुम एक बात समझो, ये तुम्हें वेक्टर मिल गया, तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है, तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है। मान लो इस ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उसको हमने नाम दिया एन कैप। क्या नाम दिया, एन कैप। तो सीधी सी बात है, एन कैप जो हमारा है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। एन कैप हमारा ए के भी परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो हमारा जो ए क्रॉस बी है, तो हमारा ए क्रॉस बी भी क्या होगा सर, हमारा ए क्रॉस बी भी क्या होगा, ए के परपेंडिकुलर होगा और बी के परपेंडिकुलर होगा। हमारा ए क्रॉस बी भी ए के परपेंडिकुलर होगा और बी के परपेंडिकुलर होगा। यस और नो, कमेंट करते चलना, समझ में आ रहा है, कमेंट करते चलना, ठीक है। हाँ सर, बात समझ आ गई। मतलब ये है कि सर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है जिस प्लेन में हमारे वेक्टर्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है हमारे जिस प्लेन में वेक्टर्स हैं उसके परपेंडिकुलर होता है दोनों। वेक्टर जो हमारा होता है ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। ओके ओके, ठीक है। कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट का, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ए मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा डॉट एन डायरेक्शन एन कैप। एन कैप क्या बोलता है, एन कैप बोलता है सर यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है दोनों ए और बी के, जिस प्लेन में ए और बी है। और ये हमको दिखा देता है मैग्नीट्यूड, ये हमको देता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो भाई ऑब्वियसली हमारा ये और ऊपर चला जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो हमारा जो वेक्टर अभी अपवर्ड आ रहा है वो ए क्रॉस बी इनवर्स हो जाएगा कि नहीं, यस और नो बताओ। अगर हमने अभी एक काम ऐसा कर दिया कि हमने ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए कर दिया तो हमारी फिंगर्स राइट हैंड की अलग टर्न होंगी और अब हमारा अंदर चला जाएगा, ये जो हमारा ए क्रॉस बी पहले अपवर्ड आ रहा था वो अब अंदर चला जाएगा। यस और नो, तो सही बात है सर। तो हम यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, जैसे ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के उल्टा है और नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। यस और नो, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी हमको पता है, ये हमारा ए क्रॉस बी है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, देख सकते हो ए बी साइन थीटा। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वैसे भी कितना होता है 1, तो उससे कोई मतलब है नहीं। अगर तुम मैग्नीट्यूड ले भी लेते हो तो सीधे सीधे हो जाएगा ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। यस समझ में आ गया। फिर तुम एक साइकिल बनाओ और इसमें लिखो आई जे के। अब देखो बहुत आसान है, आई क्रॉस जे करो। अगर तुम इस साइक्लिक वे में चल रहे हो, ये जो साइकिल तुम्हारी है ये चल रही है एंटी क्लॉकवाइज बेटा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टा,
यू आर मूविंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर तुम यहाँ पे आई से जे जाते हो तो लिखोगे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे ऑटोमेटिकली तुमको के देगा, आई क्रॉस जे ऑटोमेटिकली तुमको के देगा। और देखो ये कोई समझने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी है, तुम यहाँ पे देख लो, इजीली समझ में आ जाएगा तुमको, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ देखो ये मेरा आई है, ये मेरा जे है। अब तुम आई से जे की तरफ गए, जब तुम आई से बेटा जे की तरफ जाओगे तो तुम्हारा के कहाँ आएगा, ऊपर। आई से जे की तरफ जाओगे तुम्हारा के कहाँ आएगा, ऊपर, है ना, सिंपल सी बात है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक ऐसा वेक्टर जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर, वो के ही तो है, के ही तो है। यस सर, सही बात है। अब हम बात करते हैं जे क्रॉस के की। इसी तरह से अगर तुम इस साइकिल मूव करो तो जे क्रॉस के जब निकालोगे बेटा, जब तुम जे क्रॉस के करोगे तो तुमको आई मिल जाएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिल जाएगा। इसी तरह से और साइकिल में आगे बढ़ोगे तो के क्रॉस आई करोगे तो जे मिल जाएगा, के क्रॉस आई करोगे जे मिल जाएगा। अगर साइकिल में तुमने कुछ भी डिस्टर्ब किया, जैसे आई क्रॉस जे ना करके, आई क्रॉस जे ना करके जे क्रॉस आई कर दिया, इस साइकिल के उल्टा चले गए, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज की जगह तुम क्लॉकवाइज चले गए, तो तुरंत वो के का माइनस के हो जाएगा। इसी तरह से आई का माइनस आई हो जाएगा, ठीक है, जे का माइनस जे हो जाएगा, सीधी बात। और वैसे उनको पता है ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर ए क्रॉस बी निकलता कैसे है। सर आप ए क्रॉस बी को ऐसे लिख दीजिए, हमारा वेक्टर था ए वन बी वन, ए वन ए टू ए थ्री, बी हमारा क्या था बी वन बी टू बी थ्री। फिर आपने क्या करा, आई जे के रख दीजिए, डिटरमिनेंट बनाइए यहाँ पे। पहले वेक्टर ए के सारे कंपोनेंट्स ए वन ए टू ए थ्री रख दीजिए, फिर वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बी वन बी टू बी थ्री रख दीजिए यहाँ पे, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी। बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई सर यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। वेक्टर के बेसिक्स चल रहे हैं तो हम लोग को ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर थ्योरी निकालना आना चाहिए। जी हाँ सर, तो अब आप बताइए, ये हमारा ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं, जिसके वर्टेक्स हैं, जिसके कोने हमको दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, ए बी और सी। ए बी साइड जब हम पॉइंट ए और बी को जोड़ते हैं तो जो वेक्टर बनता है उसका नाम है ए, और जब AC को जोड़ा तो उसका नाम मान लो B है। तो अगर हमको दो वेक्टर दिए गए हैं, दो साइड्स दी गई हैं, दो वेक्टर साइड्स दी गई हैं A और B, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो हमारे ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ, दोनों वेक्टर जो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स हैं यहाँ पे साइड वाले, उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करो और मैग्नीट्यूड निकाल दो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है। ओके सर, हमारा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू sin थीटा। सिंपल सी बात है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, आसान सी बात है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब तुम चाहे ये सॉल्व कर लो, अगर तुम्हें एंगल दिया तो सॉल्व कर लो, और अगर तुम्हें एंगल नहीं दिया तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट बना के। क्रॉस प्रोडक्ट बेटा कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट को बना के। ओके सर, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा एक बात और सुन लो, अगर मान लो ये वेक्टर तुम्हें ना दिए होते, अगर तुम्हें वेक्टर ना दिए होते, तुम्हें पॉइंट्स दिए गए होते, तुम्हें मान लो ये पॉइंट्स देते, तब तुम क्या करते, तब तुम क्या करते, इन पॉइंट्स को माइनस करके पहले वेक्टर बनाते। पहले इस वेक्टर को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, अगर बी और ए दिया तो हम ओ बी माइनस ओ ए करते हैं, और अगर सी और ए दिया तो हम सी माइनस ए करते हैं, और तब हम जब हमारा वेक्टर बन जाता फिर हम उसका क्रॉस करते हैं। बात समझ में आई सर, बिल्कुल समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। अब बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। यस सर, तो चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं सर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, तुमने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे। अगर मान लो तुम्हारे पैरेललोग्राम्स की साइड ए और बी है, अगर तुम्हारे पैरेललोग्राम की साइड्स ए और बी हैं, तो तुम्हारा जो पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आएगा वो आएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए और बी साइड्स हैं, ठीक है, साइड्स। यहाँ पे कहो तो लिख दें, वेयर ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके सर, तो ये हमको ए क्रॉस बी दे देगा। अच्छा लेकिन एक बात और समझो, तुमने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा होगा, एक फॉर्मूला और पढ़ रखा होगा, तुमने पढ़ रखा होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। कितने बच्चों ने सुन रखा है ये, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब सर डायगोनल्स यहाँ पे क्या है, देखो ये अलग फॉर्मूला है, ये अलग है, और साइड के हिसाब से अलग है। अभी देखो ट्राइंगल में हमने सिर्फ और सिर्फ साइड्स की बात की थी, वहां पे कहीं डायगोनल में कुछ नहीं देखा हमने। यहाँ पे देखो हमने क्या करा, डायगोनल्स क्या है, दो, एक है AC दूसरी क्या है BD। एक डायगोनल है AC दूसरी डायगोनल BD, तुम हाफ लिखा, AC बताओ कैसे निकलेगा, AC वेक्टर कैसे आएगा C माइनस ए करके, AC वेक्टर कैसे आएगा C माइनस ए करके, और BD वेक्टर कैसे आएगा D माइनस बी करके। तो अगर हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स करोगे तब भी तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा, तब भी तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। यस और नो सर, बिल्कुल समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग सर फटाफट से अपने ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं, ट्राइंगल लेते हैं जिसकी साइड्स हमको दी गई हैं 0, 0, 0, 0, 1, 1,
1,1 और 5,1 और बोल रहा है इसका एरिया निकाल दीजिए सर आप, इसका एरिया निकाल दीजिए। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है यार, ये हमारा ट्राइंगल बन गया सिंपल सा। इसका नाम रखते हैं, ये ए है भाई, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक है। हमें इनके बीच का एरिया नहीं पता, ना ही हमें जानने की जरूरत है, एंगल नहीं पता, हमें नहीं जानना, हमें ये वेक्टर चाहिए सर बस। हमें क्या करना है, ये वेक्टर चाहिए हमें। ए सी और ए बी आप दे दीजिए सर, ए सी और ए बी निकाल दीजिए, हम तुरंत एरिया निकाल देंगे। एरिया बताइए कैसे आएगा सर, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आ जाएगा सर, हाफ हाफ क्या करेंगे, ए सी क्रॉस ए बी, ए सी साइड जो हमारी आएगी उसका क्रॉस कर देंगे किसके साथ, ए बी के साथ, ठीक है, और मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। अब बताओ सर ए सी क्या है, ए सी क्या है। देखो ए सी बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। पहली बात हो चुकी ए सी चाहिए तो सी माइनस ए करो, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 हमारा हो गया आई कैप, और 1 माइनस 0 अगेन क्या हो गया जे कैप, ये हमारा हो गया ए सी। फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है बेटा हम लोग को, किसके साथ, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, माइनस करेंगे। तो अब देखो 1 माइनस 0 हमारा हो गया 1 और 5 माइनस 0 हो गया हमारा 5, तो 5 आई कैप, 5 आई कैप प्लस जे कैप, ये हमारा हो गया ए बी, ठीक है, क्योंकि पीछे सीख चुके हैं हम लोग। अब तुम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इसका कर दो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं सर, हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, क्या भाई इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो करते हैं हम लोग इसको, चलिए सर आई, अब क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है सर हमको इसका, फिर मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो चलिए आई डॉट आई क्रॉस आई, सर 5 आई क्रॉस आई, ये पहला हुआ, प्लस फिर इसको मैं इससे करूंगा तो आएगा मेरा आई क्रॉस जे, फिर मेरा आएगा आई क्रॉस जे, प्लस इसको मैं इससे इंटू करूंगा तो मेरा आएगा 5 जे क्रॉस आई, ठीक है। और सुनो ऑर्डर ऐसे लिखना, ऐसे नहीं, पहले अगर जे आ रहा तो पहले जे लिखो, बाद में आ रहा तो बाद में आई लिखो, ऑर्डर चेंज मत कर देना क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है। फिर आएगा जे क्रॉस जे, फिर आएगा जे क्रॉस जे, और जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। हाफ चलता रहा हमारा, ये बताओ आई क्रॉस आई कितना होता है, 0। तुम पूछोगे ऐसा क्यों सर, आई क्रॉस आई 0 क्यों होता है, क्योंकि बेटा आई का मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और साइन 0 0 होता है भाई, साइन थीटा लगता है कि नहीं। अब आई और आई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, आई और आई दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यस और नो, 0, ठीक है। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। तो आई क्रॉस आई 0 है, आई क्रॉस आई सर हमारा 0 होगा, जे क्रॉस जे के क्रॉस के भी 0 होगा, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता था, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये सब क्या हो जाता था, 1 हो जाता था, ठीक है। हाँ सर समझ गए हम लोग। तो ये हमारा 0 हो गया। अच्छा आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, आज ही बात हुई है। जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के, तो -5 के लिख देंगे, और जे क्रॉस के हमारा जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा 0, तो टोटल हमारा आ गया हाफ मॉड ऑफ -4 के। अब -4 के का मैग्नीट्यूड सीधे सीधे हो जाएगा 4, तो 4/2 हमारा ट्राइंगल का एरिया निकल के आ गया 2 यूनिट्स, ट्राइंगल का एरिया निकल के आ गया 2 यूनिट स्क्वायर, 2 स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ में आई सर, एकदम अच्छे समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ गए, यस और नो। और अगर यही यही दो साइड जो हमने यहाँ निकाली है, अगर यही दो साइड हमारी पैरेललोग्राम की साइड बन जाती, मान लो हमारी पैरेललोग्राम की साइड बन जाती, तो पैरेललोग्राम का एरिया जस्ट 2 का डबल आता, ये 2 होता और ये भी 2 होता, तो कितना हो जाता, 4 हो जाता। बात समझ में आ रही है, अगर ये पैरेललोग्राम बन जाता तो एरिया तुरंत 4 हो जाता, क्योंकि उसमें हम हाफ नहीं लगाते। यहाँ देख लो, अगर साइड दी गई ए बी तो सीधे सीधे क्या करो, क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाफ, ठीक है। लेकिन हाँ अगर डायगोनल्स दी गई है या डायगोनल्स निकालनी है तब तुम क्या करो, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इजी है ये तो, समझ गए होगे। अब बात करते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शायद तुम भूल चुके होगे, क्लास 11 का टॉपिक है ये हमारा। तो लेट अस सपोज हमको 3 वेक्टर दिए गए हैं, पहला वेक्टर ए, दूसरा बी, तीसरा सी। a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 जे कैप, एंड सिमिलरली b1 b2 b3, एंड सिमिलरली c1 c2 c3। हमको इसका करना है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, एबीसी लिखते हैं, और इसका मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब तुमको मैंने सिखाया था बी क्रॉस सी कैसे करते हैं सर, यहाँ पे आप आई कैप जे कैप के कैप लिख दीजिए, और बी क्रॉस सी करने के लिए b1 b2 b3 और c1 c2 c3 रख दीजिए। फिर जब आप उसको डॉट करेंगे तो आप सीधे सीधे यहाँ पे a1 a2 a3 लगा देंगे, है ना। तो डिटरमिनेंट के अंदर अगर तुमने ये रख दिया तो तुम जो सॉल्व करके निकालोगे यहाँ पे डिटरमिनेंट, इसका आंसर, ये इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, ठीक है। कुछ समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया सर। और इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर तुम्हें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, लेट अस सपोज हमको ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इससे लेट अस सपोज एक पैरेललोपाइड बन रहा है,
इससे लेट अस सपोज एक पैरेललोपाइड बन रहा है, तो उस पैरेललोपाइड की वॉल्यूम कैसे निकलती है, उस पैरेललोपाइड की वॉल्यूम कैसे निकलती है तुम्हारी, उस पैरेललोपाइड की वॉल्यूम कैसे निकलती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के। फॉर एग्जांपल तुम यहाँ देखो ये तीन वेक्टर दिए गए हैं, ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। अगर इसको हम यहाँ स्पेस में बनाने की कोशिश करें, अगर इसको स्पेस में बनाने की कोशिश करें, ये हमारा ए वेक्टर सर, ये हमारा बी वेक्टर, ये हमारा सी वेक्टर, ठीक है। अब तुम इसको अगर स्ट्रेट जोड़ना शुरू करो तो जो यहाँ पे बन रहा है बेटा, बड़े ध्यान से देखना, जो यहाँ पे बन रहा है, जो यहाँ पे ये बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोपाइड, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोपाइड, यस और नो, इसको बोलते हैं पैरेललोपाइड, ठीक है। इसमें हमको तीन साइड्स दी गई हैं सर, इसमें हमको तीन साइड्स दी गई हैं, ये हमारा है ए वेक्टर, ये हमारा है बी वेक्टर और ये हमारा सी वेक्टर। तो हमको इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम बेटा कैसे निकलेगी, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, कैसे वॉल्यूम निकलेगी, हम निकालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे निकलेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा, कैसे निकलेगा बता दो भाई, कमेंट कर दो फटाफट, कैसे निकलेगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है बताइए। हम सिंपल क्या करेंगे, हम इसको डिटरमिनेंट के अंदर भर देंगे पूरा और हमको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मिल जाएगा, हमको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हमारा मिल जाएगा। 2 -3 4 1 2 -1, यहाँ देख सकते हो 1 2 -1 और 3 -1 -2 रख दोगे और सिंपल सा तुम्हारा आंसर कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक है। 11 नहीं आएगा यहाँ पे, -35 आएगा, सॉरी ये 11 नहीं आएगा, देख लेना अपने हिसाब से जो भी इसका आएगा। डिटरमिनेंट तो निकाल ही लोगे यार, होशियार तो डिटरमिनेंट निकालोगे, -35 आएगा, लेकिन तुम उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, मतलब 35 से मतलब है तुम्हें सिर्फ, ठीक है। ये हमारा हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई कि नहीं बताओ। मतलब सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम लोग निकाल पा रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, जी हाँ सर बिल्कुल। और अब हम लोग बात करते हैं लैग्रेंजे आइडेंटिटी की। लैग्रेंजे आइडेंटिटी क्या होती है, जब अपनी स्क्रीन के ऊपर देखने की फोकस करना। ए क्रॉस बी का स्क्वायर करो, ए क्रॉस बी तुम यहाँ देख रहे हो, इसका करो स्क्वायर मैग्नीट्यूड का। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, हाँ सर। एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, हाँ सर। हमने उसका कर दिया मैग्नीट्यूड, ओके सर। उसका कर दिया स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करने में हमको मिलता है 8 मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, देखो बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। खुद देखो तुम, ये तुमने लिखा मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, हाँ सर। अब एक काम करो जरा ए डॉट बी निकालो, तुमको पता है ए डॉट बी क्या होता है, हमारा ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, हाँ सर। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब तुम लोग समझ सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। बताओ ये बात सही है गलत है ना, साइन स्क्वायर होता है। तो खुद बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं है क्या, ये सिंपल सी बात है। ए बी साइन थीटा उसका स्क्वायर ही तो है, और क्या है, कुछ नया बता दिया मैंने। तो सिंपल सी लैग्रेंजे ने एक आइडेंटिटी दी थी, लेकिन ये आइडेंटिटी तुम्हें याद करना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे पूछे जा सकते हैं। बात समझना बड़े ध्यान से, इससे एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ओके। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो सर हम लोग समझ गए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो हम लोग समझ गए। अब अगर हमको तीन वेक्टर दिए हैं और उनका हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, अगर हमको तीन वेक्टर दिए हैं हमको उनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देख सकते हैं सर हम लोग, ए डॉट सी देखो कुछ नंबर जैसा है, ए डॉट सी करोगे तो तुमको एक स्केलर नंबर जैसी क्वांटिटी मिलेगी, उसको तुम यहाँ लिख दोगे ए डॉट सी, सिंपल सा, उसमें कुछ बहुत खास नहीं है, ए डॉट सी लिख दिया, ओके सर। और बी वेक्टर को बगल में लगा दिया यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ठीक है सर। फिर माइनस ए डॉट बी किया, तीन वेक्टर है हमारे ए बी और सी, हमने उनका डॉट प्रोडक्ट किया, ए डॉट सी और बी लगा दिया, और फिर हमने ए का डॉट किया बी के साथ, ए डॉट बी किया, कुछ नंबर मिला और आगे लगा दिया सी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। सॉल्व करना बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हमने मान लो ऐसे ले लिया 2i माइनस जे, बी हमने ले लिया i प्लस जे, और सी मान लो हमने ले लिया मान लो i प्लस 2j, ठीक है। अब हमको निकालना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब वेक्टर का तीनों क्रॉस। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां से जो नंबर निकल के आता है वो आता है स्केलर। यहाँ पे तो अगर तुम ए क्रॉस बी क्रॉस सी करके निकालोगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो वेक्टर होगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल
प्रोडक्ट। सीधी बात, समझ गए सर। अब चलिए हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालते हैं बड़े आराम से। तो ए हमारा क्या है सर, ए को सी के साथ डॉट करना है, इसको इसके साथ डॉट करना है। जब डॉट करेंगे तो आई आई से मल्टीप्लाई होगा और जे जे से मल्टीप्लाई होगा। तो लिखते हैं सर हम लोग पहले फॉर्मूला। अब हम ए डॉट सी करेंगे सर, तो हम पहले ए डॉट सी करेंगे 2i माइनस जे फिर i प्लस 2j, यस और नो। और आगे लगा देंगे यहाँ पे, इनका डॉट कर देंगे और यहाँ लगा देंगे बगल में बी। बी वेक्टर क्या है सर, i प्लस जे, ठीक है। और फिर क्या लगाएंगे, माइनस माइनस ए क्या है सर हमारा ए, फिर इसका हम डॉट कर देंगे सर सी के साथ, बी के साथ, सॉरी बी के साथ, और बगल में लगा देंगे यहाँ पे सी, बगल में आप लगा देंगे सी, आई प्लस टू जे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब तो इनको कर दो मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई। चलो अब फटाफट हम यहाँ पे ए डॉट सी निकालते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 माइनस टू, देखो 2 ये आई क्या हो गया 2, और ये तुम्हारा क्या हो गया -2। तो 2 माइनस 2 ये तुम्हारा 0 हो गया भाई, ये तुम्हारा 0 हो गया। तो 0 बी कैप, 0 बी कैप, ठीक है सर। माइनस चलता रहेगा। अब ए डॉट बी करेंगे यार, इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, और ब्रैकेट में लिख देंगे आई प्लस टू जे। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का वो आ गया माइनस आई माइनस टू जे, यस और नो। ठीक है सर, माइनस आई माइनस टू जे निकल के आ गया, आंसर हो गया ये, ठीक है। माइनस आई माइनस टू जे हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया, हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो आंसर वेक्टर में आ रहा है। स्केलर में आंसर हमारा स्केलर में आया था, ये बात समझ में आई सबको, बताओ भाई। ये बात क्लियर हो पा रही है तुम लोग को, स्केलर और वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक बात जरा जान लो, अगर तुम यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तुम अगर एबीसी का कर रहे हो, बीसीए का कर रहे हो, सीएबी का कर रहे हो, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हो, एबीसी बीसीए, देखो एबीसी फिर बीसीए फिर सीएबी, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हो, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। लेकिन अगर तुम साइकिल ब्रेक करते हो, किसी भी दो को इंटरचेंज कर दो, जैसे मान लो तुमने ए और बी को इंटरचेंज कर दिया, तो ये बी और ए हो गया, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। साइक्लिक ऑर्डर में फॉलो कर रहे हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वही रहने वाला है। लेकिन अगर साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हो, किसी भी दो को ऐसे ही रैंडमली इंटरचेंज कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस साइन आ जाएगा। ये बात है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, सर अगर हमारे तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है तो उनका जो एसटीपी है, उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। इस बात को याद रखना। अगर हमारा तीनों वेक्टर ए बी सी को प्लेन है, मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन है, तो वो 0 आएगा। सर ऐसा क्यों, अरे ऐसा बहुत ईजी समझना बहुत ईजी है। क्यों ऐसा होगा, जैसे मान लो एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर, तीनों एक ही प्लेन में है। अब तुमने मान लो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, तुमने पहले दो का करा क्रॉस प्रोडक्ट, मान लो बी ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब तुमने बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो वो आएगा परपेंडिकुलर। भाई बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा जिस प्लेन में वो तीनों हैं। भाई बी क्रॉस सी किया तो बी क्रॉस सी उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं, जिस प्लेन में वो तीनों हैं। हाँ सर बात तो सही है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है बी क्रॉस सी। अब तुम बताओ, जब तुम बचा हुआ ए को, अब ए और बी क्रॉस सी के बीच एंगल कितना 90, तो तुम जब ए को ए का डॉट प्रोडक्ट करोगे बी क्रॉस सी के साथ, अब उनके बीच का एंगल कितना है 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा यार बताओ, 0 हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी इंटू cos 90, और cos 90 बेटा कितना होता है हमारा 0। अच्छा तीन वेक्टर अगर हमारे उसमें है एक प्लेन में तो आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि दो का क्रॉस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ अगर हम अपने प्लेन के वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0। बात समझ में आई। तो इसको याद रखना कि जब भी कभी हम एक सेकंड, जब भी कभी हम कोप्लेनर वेक्टर्स का एसटीपी लेंगे तो वो आएगा बेटा 0, ठीक है। और अगर इसमें दो वेक्टर सेम हो गए, हमारे एसटीपी में अगर दो वेक्टर्स क्या हो गए, सेम हो गए, जैसे एबीसी में मान लो दो वेक्टर्स ए ए आ गए, तो हमारा तुरंत एसटीपी 0 बन जाएगा। तुरंत एसटीपी 0 बनना है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। साइन 0 तुरंत कितना हो जाता है 0, ठीक है। ए बी ए हो जाए या ए सी सी हो जाए या ए बी बी हो जाए या बी ए बी हो जाए, तो तुरंत हमारा एसटीपी कितना हो जाएगा 0। और लास्ट में लिखा हुआ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हमारा क्या हो जाता है ए बी सी। ये तो मैं तुमको पहले ही बता दिया था, ए बी सी, वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। ओके सर, अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की एंड डायरेक्शन कोसाइंस की।
सर ये डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, इसको समझने की जरा कोशिश करते हैं, ठीक है। सर ये डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है। ओके, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आइडिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। अब इमेजिन करो कि हमने एक ओरिजिन से एक पॉइंट को जोड़ दिया, उस पॉइंट का नाम हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी मान लो चलो। तो इसका मतलब पहले सर आप ए बढ़े होंगे आई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, फिर आप बी बढ़े होंगे वाई डायरेक्शन में, और फिर आप जेड बढ़े होंगे, सी बढ़े होंगे के डायरेक्शन में। मतलब पहले आप एक्स चले, ए चले, फिर बी चले, फिर सी चले, और फिर आपने पॉइंट को जोड़ दिया, ये हमारा वेक्टर बन गया। अब इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये पर्पल वाला। इसी वेक्टर को जब तुम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तुमको मिल जाएगा ये वाला, यस और नो। अब तुम्हारी जो वेक्टर है स्पेस में, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एंगल से गामा एंगल बना रहा है। यही वेक्टर तुम्हारा यहाँ पे एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, इधर से अल्फा, इधर से बीटा, इधर से गामा। सर बहुत अच्छे समझ में आया हमको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम ये ट्राइंगल बनाना शुरू करो, तुम बताओ इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी। सर इस वेक्टर की लेंथ बहुत आसान है निकालना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर ये तो हम समझ पा रहे हैं। अब अगर तुम इस ट्राइंगल को बनाना शुरू करो, अगर तुम इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दो मेरे भाई, अगर तुम इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दो, तुम्हारा ये ट्राइंगल बन गया। हाँ सर, तुम cos अल्फा क्या निकालोगे, cos अल्फा की अगर हम बात करें यहाँ पे, अल्फा क्योंकि हमारा x एक्सिस का एंगल है, तो x में हम a चले थे, x में सर हम a चले थे, और हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है, जो ये लेंथ आई है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बताओ cos अल्फा कितना हो जाएगा भाई, cos अल्फा कितना हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा हमारा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यस और नो। ऐसे अगर हम cos बीटा निकालना चाहें तो हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन वो जो ट्राइंगल बनेगा वो हमारा y एक्सिस के साथ बनेगा, y एक्सिस और इसके बीच में, y एक्सिस और इसके बीच में, ठीक है। तो हमारा बीटा एंगल आएगा यार, तब जो हमारा एंगल आता है वो बीटा एंगल आता है। तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये अल्फा एंगल था, ये बीटा एंगल है, ये अल्फा एंगल इधर से, ये बीटा एंगल है, और ये यहाँ पे गामा एंगल है। समझ में आ रहा है? ओके। अब सर आप बताइए डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारा वेक्टर ये है, लेट अस सपोज हमारा वेक्टर ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसे वेक्टर ले ले, एबीसी बोल दिया। तो ये जो नंबर लिखे एबीसी कि x में कितना बढ़े, y में कितना बढ़े, और z में कितना मूव कर रहे हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये जो एबीसी लिखा है इसी को बोलते हैं बेटा डायरेक्शन रेशियोज। बात समझ में आई? डायरेक्शन रेशियोज कुछ नहीं है कि x में, y में, z में कितना मूव करें, x में, y में, z में कितना हमने मूवमेंट लिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। यस और नो, यस और नो कमेंट करो भाई, यस और नो। सर बात तो सही लग रही है, हमें बात तो एकदम सही लग रही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ओके सर, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब अगर तुम इसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, क्या सर इसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं? सर इसी वेक्टर को मैं यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर दूं? बहुत सिंपल है, तो इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ए बी सी हमारा चल रहा था अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिया। अब जब यूनिट वेक्टर बन गया तो भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बताओ, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनको हम लोग डिनोट करते हैं एल, एम और एन से। मतलब एल की वैल्यू क्या है, ए अपॉन, पहला क्वेश्चन देख सकते हो, एम की वैल्यू क्या है, बी अपॉन पूरा, एन क्या है, सी अपॉन पूरा। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ यूनिट वेक्टर, पहले अपने वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, पहले अपने वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, और जब वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, जब वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, तो जो डायरेक्शन रेशियोज निकल के आए, उन डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कमाल की बात ये है, कमाल की बात यहाँ पे ये है कि अगर तुमने यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किया तो आएगा 1। क्यों? क्योंकि यार यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज का मैग्नीट्यूड का मतलब स्क्वायर का सम, मतलब सिंपल सा मैग्नीट्यूड अगर हम बोले तो वो 1 ही आएगा, तो वो 1 ही आएगा। यस और नो, बात समझ में आई? तो एल, एम और एन डायरेक्शन रेशियो है लेकिन यूनिट वेक्टर के, और यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को सर मैं क्या बोलता हूँ, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को मैं क्या बोलता हूँ, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को मैं बोलता हूँ डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन। बात समझ में आई? तो तुमसे अगर आज के बाद कोई वेक्टर तुम्हें दे रहा है तो आई होप कि तुम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे। यस और नो? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज में नहीं है, ठीक है। अब मान लो तुमको 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये मान लो पॉइंट ए है जिससे कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1,
और ये मान लो तुम्हारा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। ठीक है सर, तुमसे बोल रहा है इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालो, ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज निकालो। तो क्या करोगे मेरे भाई तुम? पहले तो तुम वेक्टर बनाओगे, पहले तो तुम वेक्टर बनाओगे। हाँ सर बात तो सही है, वेक्टर बनाएंगे। तो वेक्टर बताओ कैसे बनता है? मैंने आज ही सीखा है कि अगर हमको ए बी वेक्टर निकालना है तो हमको बी माइनस ए करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। ये हमारा बन गया डायरेक्शन, ये हमारा वेक्टर बन गया। अब वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये सर हमारा क्या है? ये हमारा क्या हमको दे रहा है? ये हमको दे रहा है हमारा, क्या दे रहा है बताओ, कमेंट करो। ये हमको दे रहा है हमारा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। यस और नो? यस और नो? सही बात है सर। और अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो हम इसे, इस वेक्टर को हमें तुरंत इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। हमें तुरंत इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा जो वेक्टर ए बी है उसका मैग्नीट्यूड है मॉड ए बी, मैग्नीट्यूड ए बी। तो बस तुम मैग्नीट्यूड ए बी, मैग्नीट्यूड ए बी, मैग्नीट्यूड ए बी से डिवाइड कर दो। जैसा कि यहाँ पे तुमने देखा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? वैसे तुमने यहाँ डिवाइड करा। तो ये हमारा क्या है? ये बेटा अगर तुम अप्रिशिएट कर पाओ इस बात को, तो ये हमारा a बी सी है, और ये जो तुम्हारा है ये l m n है। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो तुमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। ये बात तुम समझ सकते हो। अगर तुमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिया, पीछे लिख लो, पीछे लिख लो यहाँ पे, ये तो ये लिख ही लिया था हमने। और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी कर दोगे, सी स्क्वायर कर दोगे, तो तुमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। जो वेक्टर तुम्हारा है ए बी लिखते हैं ना, ए लिख देते हैं, ये तुमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो भी हमारा है उसका स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर तुमने एलिमेंट यूनिट वेक्टर बना के तुमने स्क्वायर करा तो तुमको मिल जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। समझ पा रहे हो? यस और नो? ठीक है, समझ गया सर। और अगर तुम्हारी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट बेटा कितना होता है? 0। ये तो पता ही होगा, बहुत बच्चों को पता होगा ये। अगर दो लाइन हमारी परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट बेटा कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमारा कितना हो जाएगा? 0। और l1 l2 m1 m2 n1 n2 हमारा हो जाएगा 0। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, बताओ यहां तक सबको समझ में आया? थम्स अप करो फटाफट, कमेंट करो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ, फिर हम लोग अपना स्ट्रेट लाइन और 3D प्लेन पढ़ते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम बताओ भाई। यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, चलो तो हम समझ चुके हैं सब कुछ। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक से कवर कर ली हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन इन 3D। स्ट्रेट लाइन इन 3D। देखो लाइन की इक्वेशन अगर तुम्हें 3 डायमेंशन लिखनी है तो कुछ मत करो, तुम्हें दो चीजें चाहिए, तुम्हें दो चीजें चाहिए। एक तो वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, मेरी बात बड़े ध्यान सुनना। पहला पॉइंट कि हमारी जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है। लेट अस सपोज दैट कि हमारी लाइन x1 y1 z1 से पास करती है और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ABC। हमारी लाइन की जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका नाम है x1 y1 z1 और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A B और C। लेट अस सपोज ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये x1 y1 z1 से पास कर रही है। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में? इसकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये हमारी हो गई इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। बहुत सिंपल सी बात है। एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो तुम्हारा ये b जो है तुम्हारे लाइन के पैरेलल है। लेट अस सपोज दैट b तुम्हारे लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब तुम्हारा जो b का डायरेक्शन रेशियोज होगा वही तुम्हारे लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे। यस और नो? यस और नो? तो 2 3 4 हो गया, मतलब ABC कितना हो गया? 2 3 4। तो यहाँ पे हम रख देंगे 2, यहाँ रख देंगे 3। इसकी जगह समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर, A की जगह 2 रख दीजिए, B की जगह 3 रख दीजिए, C की जगह 4 रख दीजिए। और x माइनस x1 की जगह क्या रखेंगे बेटा? x1 की जगह क्या रखेंगे सर? जो भी पॉइंट होगा। लेट अस सपोज हमारा जो पॉइंट है यहाँ जहाँ पास हो रहा है वो हमारा मान लो 1 0 1 है। तो x1 की जगह 1 रख देंगे, y1 की जगह 0 रख देंगे और z की जगह z1 की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि 1 0 1 है। ये हमारी बन गई लाइन की इक्वेशन। ये हमारी बन गई लाइन की इक्वेशन। x माइनस 1 अपॉन 2, y अपॉन 3, z माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल, ये हमारी बन गई
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3D, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3D। लेकिन ये तब बनी थी जब हमको अपनी लाइन जो थी उसके डायरेक्शन रेशियो दिए थे और एक पॉइंट दिया था, एक लाइन दी थी, लाइन के डायरेक्शन रेशियो एबीसी दिया था और उसके पॉइंट जिससे वो पास करता वो दिया था, ठीक है। अच्छा मान लो हमको डायरेक्शन रेशियो ना दिया गया हो और हमको बोला जा रहा है कि हमारी लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, दो पॉइंट से पास कर रही है। तो यार देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें दो पॉइंट से पास कर रही लाइन x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो एक काम करो यहाँ पे, सुनना बहुत ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, काम करेंगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, तुम इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो जिसको तुम x1 y1 z1 की जगह रख दो, लेकिन डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हमको वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर बना देंगे। हम इन, अरे भाई डायरेक्शन रेशियो निकालने के दो वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। पहले अभी क्या सिखाया था मैंने तुम्हें, अभी मैंने तुम सिखाया था कि नहीं, जब तुम दो पॉइंट को जोड़ रहे हो तो वेक्टर कैसे बनेगा, b माइनस ए कर दो, ठीक है। तो हमको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे, x2 माइनस x1 हमारा a हो जाएगा, y2 माइनस y1 हमारा b हो जाएगा, z2 माइनस z1 हमारा c हो जाएगा। तो सिंपल हमने एक ही जगह x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 रख दिया। सिंपल सी बात, समझ गए सर, है ना। ये हमारी बेटा कौन सी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है ये हमारी, कार्टेशियन फॉर्म। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की, बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। देखो हमारा वेक्टर फॉर्म में हमको ए पॉइंट मान लो पता है, ए पॉइंट, तो हम किसी और पॉइंट को अगर निकालना चाहते हैं जनरल में तो हम लिखते हैं ए प्लस लेमडा बी। बी हमारा क्या डायरेक्शन रेशियो, ए हमारा क्या है वो पॉइंट जहां जो हमारा लाइन से पास कर रहा है, ठीक है। तो ए प्लस लेमडा भी लिख दोगे तो तुम्हें आर एक एनी जनरल पॉइंट मिल जाएगा। आर होता है एक जनरल पॉइंट जो कि हमारे यहाँ पे लाई कर रहा है, जिसका नाम है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्या है। आर वेक्टर हमारा क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्या है, मतलब एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। आर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट लाइन ऑन दिस लाइन, क्योंकि तुमने उस आर का मतलब क्या है कि तुमने उस पॉइंट को जो लाइन पे आ रहा है उसको ओरिजिन जोड़ दिया, जो पॉइंट लाइन पे आ रहा है उसको तुमने ओरिजिन जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आर एनी वेक्टर है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक्स वाई जेड, ये एनी पॉइंट ऑन लाइन। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट लाइन ऑन लाइन, ठीक है। दोनों एक ही हैं, इसको तुम सॉल्व करोगे यही बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा, दोनों दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। समझ गए सर। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है, दो लाइन है मेरे भाई, दो लाइन है, ध्यान से देखना। ये हमारी पहली लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक जगह पे, दोनों लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मुझे निकालना है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करनी है तो मुझे निकालना है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या करें सर बताइए, मुझे निकालना है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बताओ। तो हम लोग काम करेंगे, पहली जो लाइन है उस पर हम एनी जनरल पॉइंट मानेंगे, जनरल पॉइंट ऑन लाइन वन, मतलब जनरल पॉइंट मानेंगे लेमडा के टर्म से। तो हमने इसको इक्वल टू लेमडा करा, तो बताओ हमारा x क्या हो गया, 2 लेमडा प्लस 1, y क्या हो गया 3 लेमडा प्लस 2, z क्या हो गया 4 लेमडा प्लस 3। तो ये हमारा जनरल पॉइंट हो गया। अब यार सीधी सी बात है, लेमडा की वैल्यू यूनिक होगी भाई, दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जिस जगह पे यूनिक इंटरसेक्ट करेंगे वो एक ही पॉइंट होगा और वहां पे अपनी लेमडा की वैल्यू यूनिक होगी। तो फिर हमने क्या करा, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2 और 4 लेमडा प्लस 3, जो कि हमारी पहली लाइन पे जनरल पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने उठा के सेकंड लाइन में रख दिया, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो पहली लाइन पे तो आ ही रहा है लेकिन दूसरी लाइन पे भी आएगा और सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहाँ पे उठा के 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2 और 4 लेमडा प्लस 3 को उठा के हमने रख दिया किसमें, हमने उठा के रख दिया किसमें, दूसरी लाइन में। हमने उठा के कहाँ रख दिया सर, इसको दूसरी लाइन में रख दिया, यस और नो। हाँ सर, x माइनस 4 y माइनस 1 अपॉन 2 और z अपॉन 1, इसको हमने रख दिया दूसरी लाइन में, ठीक है। हाँ सर सही बात है, ये तो क्लियर हो गया हमको। अब हम x की जगह रख देंगे 2 लेमडा प्लस 1, y की जगह रख देंगे 3 लेमडा प्लस 2, z की जगह रख देंगे 4 लेमडा प्लस 3, रख दिया। देखो सिंपल सा रख दिया हमने, ठीक है। x की जगह रख दिया 2 लेमडा प्लस 1, सिंपल सा रखते चलेगा, सब रखते चलेगा, ठीक है। इजी है, इजी है, यस और नो, ठीक है। हाँ सर सही है, समझ में आ गया। और फिर तुम इनको इक्वल कर दोगे यार, फिर तुम इन तीनों को इक्वल कर दोगे, इन दोनों को तुमने इक्वेट करा, लेमडा की वैल्यू निकल के आ गई -1, इन दोनों को इक्वेट करो, लेमडा की वैल्यू -1 आ गई। इन दोनों को तुमने फिर से इक्वेट करा, इन दोनों को इक्वेट करा, फिर से लेमडा -1 आ गया, मतलब दोनों जगह से लेमडा तुम्हारा -1 आ रहा है, दोनों जगह से लेमडा तुम्हारा क्या आ रहा है भाई, -1, यस और नो। तो हुआ क्या, जब दोनों जगह से लेमडा हमारा -1 आ जाए, समझ जाना लाइन एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, समझ जाना लाइन तुम्हारी एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, यस और नो, ठीक है, क्लियर। अब क्या लेमडा -1 आ गया सर, लेमडा जब -1 आ जाएगा तो हम इस -1 को उठा के यहाँ पे रख देंगे वापस, यहाँ पे, तो पॉइंट मिल जाएगा। अब जब तुम लेमडा -1 आए तो यहाँ पे जरा -1 रखो, तो 2 इंटू -1 प्लस 1 कितना हो गया, -1, फिर यहाँ -1 रखो, समझ रहे हो,
-1 रखो तो -3 + 2 -1 हो गया, फिर यहाँ -1 रखो 4 - 3 -4 + 3 -1 हो गया, तो पॉइंट मिल गया। यही वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, यही वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती, अगर मेरी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती तो इसका मतलब पता है क्या होता, तो यहां से इन दोनों से लैम्डा की वैल्यू अलग आती और इधर से लैम्डा की वैल्यू अलग आती, तब उनको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस ऐसी होती हैं, बताओ ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, बताओ ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। 3D में अगर तुम्हारी दो लाइन स्क्यू है तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इधर जा रही है इधर जा रही है, समझ रहे हो। तो लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा यार, तो हमारा लैम्डा इधर से अलग अलग आएगा, बात समझ रहे हो। तो हम लिखते हैं इफ लाइंस आर स्क्यू, मतलब अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा नहीं आएगी। यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा नहीं आएगी मतलब हम अगर पहली इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इधर से लैम्डा कुछ और आएगा, और जब हम इससे लैम्डा को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू कुछ और आएगी, बात समझ में आई। ये हमारा 3D लाइंस हो गई। अब बात करते हैं हम प्लेन्स की। अब बात करते हैं बेटा हम लोग 3D प्लेन्स की, बात समझना, ठीक है। सर लाइंस में तो देखो, लाइंस आसान क्यों है सर, क्योंकि लाइन में क्या होता है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो पॉसिबल होता है। लेकिन सर अगर हम प्लेन की बात करते हैं, बहुत ध्यान सुनना सर, अगर हम लोग प्लेन की बात करते हैं यहाँ पे, तो प्लेन में बहुत सारी लाइनें आती हैं। प्लेन में सर बहुत सारी लाइनें आती हैं, यस और नो। सर प्लेन में बहुत सारी लाइनें आती हैं, जी हाँ सर, प्लेन में बहुत सारी लाइनें, तो हम किसका डायरेक्शन रेशियो लें? हम तो कंफ्यूज हो गए सर, हम किसका डायरेक्शन रेशियो लें, किसका डायरेक्शन रेशियो लें, सर नहीं पता। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि प्लेन का जो नॉर्मल है, प्लेन के जो परपेंडिकुलर है, प्लेन का जो नॉर्मल है, तुम चाहे नॉर्मल यहाँ पे लो, तुम चाहे नॉर्मल यहाँ लो, कहीं पे लो, प्लेन का नॉर्मल हर जगह सेम रहने वाला है और वो डायरेक्शन रेशियो सारे के सारे सेम रहेंगे। प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मल वाला। हम प्लेन में जितनी लाइनें आ रही हैं उसको नहीं लेंगे, क्योंकि प्लेन में जो लाइनें आ रही है सबका डायरेक्शन रेशियो अलग अलग है। प्लेन में जो लाइनें आ रही हैं सबका डायरेक्शन रेशियो अलग अलग है, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। हम लोग नॉर्मल से मतलब रखते हैं, ठीक है। ओके सर, तो हमने प्लेन का नॉर्मल लिया जिसका नाम है एन वेक्टर, हमने प्लेन के नॉर्मल लिया जिसका नाम है एन वेक्टर। तो हम लोग काम करते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन को मान लेते हैं ए बी सी, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन बनाते हैं एल एम एन, जैसा कि हम बेसिक हमें पता है। तो ठीक है सर, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो में मिल गए। अब हमारे प्लेन में एक पॉइंट है जो पास कर रहा है जिसका नाम है ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट है ए, मतलब x1 y1 z1, x1 y1 z1 हमारा एक पॉइंट है जो हमारे प्लेन से पास कर रहा है, सही बात है। और कोई जनरल पॉइंट मान लो x y z जो हमारे प्लेन पे है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो हमको पता है r माइनस ए हमारा एक वेक्टर है जो प्लेन में है, अरे r जनरल पॉइंट है, r जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, r जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है xy z का, और a क्या है, x1 y1 z1 का हमारा, a क्या है हमारा x1 y1 z1 का, क्या है भाई, x1 y1 z1 का पोजीशन वेक्टर है। तो अगर तुम r माइनस ए कर दोगे, ये हमारा r माइनस ए हो गया, तो हमारा एक वेक्टर है, ये प्लेन में है, ये वेक्टर से हमारा प्लेन में है, और इसका डॉट प्रोडक्ट अगर n के साथ कर दोगे, दोनों परपेंडिकुलर हैं, डॉट n कर दोगे तो 0 हो जाएगा, बात समझ में आई। हाँ सर, इसको तुम लिख सकते हो r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, माइनस a डॉट n को इधर ले जाओगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारी वेक्टर फॉर्म है, प्लेन की वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा, रखना शुरू कर दूंगा। मुझे पता है कि हमारा जो r वेक्टर है वो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप है। अब मैं इसमें a वेक्टर को माइनस करूंगा, a वेक्टर हमको पता है क्या है सर, x1 i कैप, x2 j कैप, x3 नहीं x1 y1 z1 माना है, सॉरी x1 y1 z1 माना है, x1 y1 z1 है ना, ये जो पॉइंट नोन है जो हमारे जिससे हमारा प्लेन पास कर रहा है। तो r माइनस ए करोगे मेरे भाई, r माइनस ए करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और जो हमारा n है नॉर्मल वेक्टर, उसके जो डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, तो इस एबीसी को x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 से डॉट प्रोडक्ट कर दो। जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन बन गई। इसमें तुम देख सकते हो ax यहाँ लिखा है, by यहाँ लिखा है, cz यहाँ लिखा है, ये हमारा बन गया ax प्लस by प्लस cz। और जो बचा तुम देख सकते हो यहाँ पे माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1, इसको इधर ले जाओ या इधर ही रखो, प्लस डी रख लो, वो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा प्लस डी, वो तुम्हारा पूरा कांस्टेंट चलेगा प्लस डी इक्वल टू 0, तुम्हारा पूरा कांस्टेंट चलेगा प्लस डी इक्वल टू 0, यस और नो, ठीक है, ठीक है। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है कौन से फॉर्म में, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, बात समझ में आई। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है किस फॉर्म में,
कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक, चलिए ओके सर। अब ये हमारा ए बी और सी जो हम देख पा रहे हैं सर यहाँ पे, ये जो ए बी और सी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। ये हमारे नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। ओके सर, ए बी और सी समझ गए? ठीक है, क्लियर सर, क्लियर। तुमने देखा भी होगा यार, तुमने देख रखा है जैसे कहीं पे 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये क्या होता है? ये हमारे प्लेन की इक्वेशन होती है। इसमें 2, 3 और 4 उस नॉर्मल का, उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होते हैं, उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होते हैं। अब बेटा अगर तुमने इसी डायरेक्शन रेशियोज को जो नॉर्मल है उसको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो कैसे करोगे यार? सीधी सी बात है, एबीसी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे काम करो, सब तरफ तुम जरा यहाँ पे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स वैसे करा, ये रहा। अब बताओ, इसको तुम एल लिख सकते हो, इसको तुम एम लिख सकते हो, इसको तुम एन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और ये तुम्हारा जो आता है डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हम लोग पी बोलते हैं। और जो हमारा पी होता है बेटा, वो पी होता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। वो पी हमारा कहलाता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तुम पहले अभी जो दिमाग बैठा रहे हो वो ये है कि हमारे प्लेन की इक्वेशन ये वेक्टर फॉर्म में है और ये हमारी प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, इस चीज को पहले तुम दिमाग में जान लो। ठीक, क्लियर है? अब हम सीखते हैं सर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन कैसे निकालें। हम यहाँ सीखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन कैसे निकालें, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में ये पूछा जा सकता है कि अगर तुम्हारा एक प्लेन है, अगर तुम्हारे यहाँ एक प्लेन है, तुम्हें उसका डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट से, तो कैसे निकलेगा? ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। लेट अस सपोज, इसको एग्जांपल से ही समझेंगे। ठीक है, चलो यहाँ एग्जांपल से ही देख लेते हैं। देखो नीचे एग्जांपल है और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। तो देखो मान लो ये मेरा प्लेन है और इसकी इक्वेशन तुम्हें दी गई है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन दी गई है और जो पॉइंट है उसका नाम है x1 y1 z1। जो पॉइंट है उसका नाम है x1 y1 और z1। तुमसे पूछ रहा है वो पॉइंट हमारा प्लेन से कितना दूर है। वो जो पॉइंट है x1 y1 z1 वो हमारे प्लेन से कितना दूर है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करोगे, सुनना बड़ा ध्यान से। तुम ये जो x1 y1 z1 है इसको x y z की जगह रख दो यहाँ पे। मतलब a x1 जहां x था, जहां पे x कुछ नहीं लिखा था, वहां पे तुम ये पॉइंट रख दो x1, y की जगह y1 रख दो, z की जगह z1 रख दो, रख दिया। और d को रख दो एज इट इज। मतलब ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन तुम्हारा जो नॉर्मल वेक्टर था मेरे भाई, जो नॉर्मल वेक्टर था। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? एबीसी। नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? एबीसी। नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? एबीसी। उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। उसका मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। उसका मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे तुम्हें मिल जाएगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम दैट पॉइंट पी। एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल यहाँ देखना बड़े ध्यान से। एग्जांपल ध्यान से देखो सर, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 माइनस 2 3। मतलब x1 y1 z1 में दिया गया है, ये पॉइंट है, फ्रॉम द प्लेन x माइनस y प्लस z, मतलब 1x माइनस 1y प्लस 1z इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपने सर बोला कि जहां हमारा ये जो प्लेन है, ये जो हमारा प्लेन है, ये हमने प्लेन बना दिया। इस प्लेन का क्या नाम है सर? इस प्लेन का नाम बहुत ही आसान है। इस प्लेन का नाम है सर x माइनस वाई। इस प्लेन का नाम है x माइनस वाई प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस वाई प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए सर, यहाँ पे 1 माइनस 2 और जो 3 है इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। जो पॉइंट हमारा है ना, ये पॉइंट यहाँ पे है, जो नॉर्मल बन रही है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? अच्छा एक और चीज है, अच्छा डिस्टेंस, इसको इग्नोर कर दो, ये चीज यहाँ गलत है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको मत पढ़ो यहाँ पे। ठीक है, इसको छोड़ दो। ठीक है, हमारा जो प्लेन है वो क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड। अब सिंपल से हमें क्या करना है, ये पॉइंट है 1 माइनस 2 3। ठीक है, 1 माइनस 2 3 है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 3 को उठा के यहाँ रख देंगे, सिंपल सा, सीधे सीधे यहाँ रख दो, है ना। तो 1x, x की जगह हमने रख दिया 1, y की जगह हमने रख दिया माइनस, y की जगह रख दिया माइनस 2 और z की जगह रख दिया हमने
z की जगह 3 रख दिया, -5 लगा दिया, सिंपल सा रख दिया ऊपर अपॉन अंडर रूट। ठीक है, हमारा नॉर्मल वेक्टर का जो नॉर्मल वेक्टर है सर, हमारा नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा 1 1 1। नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा सर 1, फिर यहाँ लिखेंगे सर -1 और यहाँ लिखेंगे +1। नीचे हम लोग क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, सर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, समझ रहे हो, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और यहाँ क्या लिखेंगे +1 का स्क्वायर, +1 का स्क्वायर। ये हमारा नॉर्मल रेशियो जो आए हैं, नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो, उनका हमने क्या कर दिया सर स्क्वायर कर दिया, सिंपल से उनका हमने सिंपल से क्या कर दिया स्क्वायर। समझ में आई कुछ बात? सिंपल क्या करा, नई फॉर्मूला लगाया बस, a x1 y में z1 रखा अपॉन अंडर रूट जो नॉर्मल थी abc, उनका हमने रेशियो निकाल दिया, उनका हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया और हमको डिस्टेंस यहाँ सॉल्व करोगे 1/7 आ जाएगा। मतलब हमारा प्लेन था ये, पॉइंट था ये, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो थे 1 -1 1 और आपने डिस्टेंस निकाल दिया जो कि आया 1/7। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? आप बताओ, कुछ बात समझ में आई? ठीक है, यस और नो? बात समझ में आई कुछ? ठीक है सर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमको क्लियर चल रहा है सब, यहाँ तक क्लियर चल रहा है। अब जरा बात सुनो, और तुम डिस्टेंस अब निकाल लोगे, अच्छा बात बताओ, अगर मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, कमेंट करो, अगर मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है किसी प्लेन का, तो मैं क्या करूंगा, x1 पे 0 रखूंगा, y1 पे 0 रखूंगा, z1 पे 0 रखूंगा। तो बताओ ये सारा टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं मुझे, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो क्या बचेगा, सिर्फ d अपॉन बचेगा। हाँ सर, तो अब देखो तुम यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि d अपॉन, जब आपने यहाँ पे डिवाइड करा था d अपॉन ये आ रहा था, तो बताओ ये हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस है कि नहीं, ये डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है कि नहीं, तभी तो मैंने इसको p लिख दिया। p का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन। क्यों? क्योंकि जब हमने x1 y1 z1 को 0 करा तो यही बन गया कि नहीं, बताओ यही बन गया, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये प्लेन की इक्वेशन भी वही है, ये प्लेन की इक्वेशन भी वही है, लेकिन डिवाइड करने पे गलती से अगर ऐसा हो गया कि ये जो हमारा p आया है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि हम देख सकते हैं ये हमें क्या दे रहा है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन दे रहा है, अगर मैं यहाँ x1 y1 z1 की जगह ओरिजिन पॉइंट रख दिया तो। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन तुम निकालना सीख गए। आई होप तुम लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हमारा वेक्टर का बेसिक सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सपोज दैट अ प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, हमको प्लेन की इक्वेशन बनाना भी सीख लेते हैं। अ प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, a plane is passing through a point 1, 2, 3 and direction ratio of normal vector to the plane and direction ratio of normal vector to the plane are 2, -1, 3। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, इजी है। हम यहाँ सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। हमको पता है सर हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या है, r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0, ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है। अब सर r की जगह हम क्या लिखेंगे, r हमारा कोई भी जनरल पॉइंट है, r हमारा कोई भी जनरल पॉइंट है प्लेन पे जिसका नाम है x y z। बताओ, r हमारा कोई भी जनरल पॉइंट है प्लेन के ऊपर, r हमारा कोई भी जनरल पॉइंट है प्लेन के ऊपर, यस और नो? ठीक है सर, एक जगह लिखेंगे हम लोग पॉइंट, एक जगह वो पॉइंट लिख देंगे जो पास हो रहा है। एक का मतलब होता है पॉइंट पासिंग थ्रू दैट प्लेन। क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 को क्या लिखेंगे हम, आई कैप। इसको एक काम करते हैं, जरा ब्रैकेट बना देते हैं, आई कैप प्लस 2j प्लस 3k। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट ए विच इज पासिंग थ्रू अवर प्लेन। अब इस पूरे r माइनस a का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे n के साथ, और n का डायरेक्शन रेशियो क्या दिया है, abc दिया है, वो कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप को समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। हाँ सर, बात तो सही है यहाँ पे। अब देखो हो क्या रहा है, ये प्लेन है हमारा, ये प्लेन है। हाँ सर, ये प्लेन है हमारा, पॉइंट है r है, आपने जोड़ा r माइनस a आया, और जो नॉर्मल वेक्टर दिया है उसके जो डायरेक्शन रेशियो दिए हैं वो दिए हैं 2 -1 3, 2 -1 और 3।
और जो पॉइंट हमको दिया गया है ए पॉइंट दिया गया है वो क्या है हमारा 1 2 3। बस हमारा इक्वेशन ये निकल के आ गई, ये इक्वेशन निकल के आ गई। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 1 आई कैप हो जाएगा प्लस y माइनस 2 जे कैप हो जाएगा प्लस z माइनस 3 के कैप हो जाएगा, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो 2i माइनस जे प्लस 3 के से कर दो, थोड़ा सॉल्व कर दो, इक्वल टू 0 भी चलने दो। अब i को i से इंटू कर दो इधर, तो क्या लिखेंगे 2x माइनस 1, फिर इसको इससे इंटू कर दो, क्या लिखेंगे माइनस y माइनस 2, फिर इसको इससे इंटू कर दो, क्या हो जाएगा प्लस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे 2x माइनस 2 माइनस y प्लस 2 प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 2 प्लस 2 हो जाएंगे कैंसिल, माइनस 9 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी प्लेन की इक्वेशन। और तुम एक बात जो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो वो क्या है, जो बात तुम यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकते हो वो बात क्या है, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 9, देखो जो हमारा नॉर्मल था उसके डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 1 3 था, जो हमारा नॉर्मल था वो हमारा 2 माइनस 1 और 3 था। हाँ सर, तो यहाँ मैंने 2 लिखा, यहाँ माइनस 1 लिखा, यहाँ 3 लिखा, 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। यस और नो, लिखा कि नहीं लिखा? तो प्लेन, तुम अगर कोई प्लेन देखा करो तुरंत समझ जाएगा करो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो हमारे प्लेन के जो नॉर्मल है, हमारे प्लेन के जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो है, हमारे प्लेन के जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो है। कुछ बात समझ में आई यहाँ पे? कुछ बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? क्लियर हो गया? ठीक है, वो हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। चलो, तो हम लोग अपनी क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं और हम लोग जल्दी से एक बार समाप्त करते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे आज क्या क्या पढ़ लिया है। देखो बहुत बढ़िया बेहतरीन क्लास हुई है आज हम लोग ने सर कवर कर लिया है वेक्टर के बेसिक्स, वेक्टर क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर के जब पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो कैसे हम लोग वेक्टर बनाते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, पैरेलल वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर सेम होते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमने सीख लिया आज, यस और नो, ट्राइंगल की इनइक्वालिटी को हमने सीखा, क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखा, क्रॉस प्रोडक्ट से हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है वो हमने सीखा, क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जिन प्लेन में दो वेक्टर ए भी हैं उसके परपेंडिकुलर निकल के आता है, उनकी प्रॉपर्टीज हमने देखी, आई जे के की साइकिल कैसे चलती है वो हमने देखी, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हमने देखा, डिटरमिनेंट भर के उसको हम लोग निकालते हैं बढ़िया से, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी होता है जिसमें ए और बी उसकी साइड होती है। पैरेललोग्राम की साइड अगर ए बी है तो हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। क्वेश्चन हमने देखा, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा, हमने लैग्रेंज की आइडेंटिटी देखी कि ए क्रॉस बी का मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। फिर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझा, उसके बाद हमने देखा कि अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को किसी भी साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं एबीसी बीसीए और सीएबी तो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम आएगा। लेकिन अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर के अलावा कुछ और लेते हैं या किसी भी दो आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन लग जाता है। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो जीरो आता है, दो वेक्टर अगर सेम हो गए तब भी जीरो आएगा। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड अगर निकालनी है तो एबीसी का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे जिसमें एबीसी हमारी क्या होती है, पैरेललोपाइड्स की एजेस होती है, बात हो चुकी है। फिर हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सीखा जिसमें हमने देखा, इसको याद करने का तरीका ये ऐसे कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो, एसीबी और फिर एबीसी, पहले ऐसे एसीबी और फिर एबीसी, इस तरह से याद रखो माइनस करके। डायरेक्शन रेशियो किसी वेक्टर के जो आई जे के कैप के कोफिशिएंट्स होते हैं कि आई में कितना चले, जे में कितना चले, के में कितना चले उसको बोलते हैं। और अगर तुम उसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज निकल के आएंगे यूनिट वेक्टर के उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और उसका स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो हमने अच्छे से सीख लिया था। फिर हमने स्ट्रेट लाइन 3D की इक्वेशन देखी, ये इक्वेशन कभी याद आओगे जब तुम्हें एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दिए लाइन के, ये तुम तब लगाओगे जब तुम्हें 2 पॉइंट दिए गए हो। फिर हमने स्ट्रेट लाइन के पॉइंट निकाला, इंटरसेक्ट कराया, उसके बाद हमने प्लेन की इक्वेशन देखी जो हमारी कितनी थी, r माइनस ए डॉट एन थी, मतलब ax प्लस बी प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 थी। यस और नो बताओ, यस और नो, ये सब पढ़ चुके हैं कि नहीं आज हम लोग? आज ही पढ़ा सारा, ठीक है, क्लियर हो गया ये सब। और जब तुम इसको डिवाइड कर दो तो देखो ax प्लस बी प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 आया। और एंड में मैंने तुम्हें ये बताया क्वेश्चन सॉल्व करके कि एंड में तुमको r जनरल पॉइंट था, a हमारा एक पॉइंट दिया था, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो दिए थे और हमने क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व किया पूरा का पूरा, ठीक है। और ये तुम्हारा a b और c है, ये तुम्हारा क्या होता है उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, ये भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आज तुम लोग वेक्टर का सारा बेसिक्स जो तुमने 11 12 पढ़ रखा है वो पूरा का पूरा आज तुम्हारी आंखों के सामने आ गया और शानदार तरीके से तुमने इसको रिवाइज कर लिया है, ठीक है।
शानदार ढंग से तुमने इसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो चलो दिस इज इट फॉर टुडे, हम लोग अपने सेशन को एंड करते हैं और हम लोग मिलेंगे कल। अच्छा, कल हम लोग वेक्टर कैलकुलस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन वगैरह शुरू करेंगे। वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। बहुत ही शानदार अंदाज में मैं तुम लोग को स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ग्रेडियंट का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर डाइवर्जेंस देखेंगे क्या होता है, कर्ल देखेंगे क्या होता है, ग्रेडियंट पे किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग बढ़िया लगा होगा सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग दिस इनटू दिस सेशन। और हमेशा की तरह जैसा मैं बताता हूँ आप लोगों को, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना बढ़िया से। और देखिए फेस्टिवल हमारा खत्म हो चुका है दिवाली का, तो अब आप लोग जो है मन लगा के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एकदम जोश में पढ़ाई करिए और इस बार तो आप लोगों को गेट निकालना है, किसी भी हालत में आपको गेट फोड़ना है इस बार, ठीक है। तो टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो विद वेक्टर कैलकुलस का वेक्टर डिफरेंशिएशन टॉपिक। टेक केयर एवरीवन।